स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुरुकुल एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों आपको ज्ञात है कि एडीओ का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। ये आपका पेपर में भी आ गया है, नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। और इसकी तैयारी हमको अभी से करनी पड़ेगी क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा है। हालांकि अभी नोटिफिकेशन के बाद और क्लियर होगा। तो हम एमसीक्यू सीरीज ला रहे हैं, ये अभी थोड़ा सा डिले हो गया था 1-2 दिन। उसका वजह है दोस्तों क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। हम प्रयास कर रहे हैं कि डेली आपको इसकी तैयारी बहुत पुख्ता और बहुत अच्छे लेवल में करवा पाए। ये टॉपिक वाइज चलेगा दोस्तों, ये जो एमसीक्यू सीरीज है जिससे आपको तैयारी करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इसमें पिछले 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों, केवल एडीओ में ही नहीं, और भी जो अन्य एग्जाम हुए हैं जिसमें पंचायती राज से प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी हम लोग सम्मिलित कर रहे हैं। इसके अलावा नए प्रश्न भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, ताकि आपकी पूरी पकड़ एक सब्जेक्ट पर आपने तैयारी की है तो कितना बेहतरीन तरीके से आप उसको आंसर कर पा रहे हैं ये इसमें आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने इसका पहला पार्ट यदि नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक है, टेलीग्राम लिंक है और ऐप का लिंक है, कहीं भी जाकर आप जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दिया है और भी बहुत सारी क्लासेस का भी लिंक दिया हुआ है। चलिए तो आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के विषय में सत्य कथन है। तो सबसे पहले तो हमको प्रश्न को समझना है, प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न यहाँ पर कह रहा है सत्य कथन, ठीक। अब देखिए यह अधिनियम राज्य में 1 नवंबर 2000 को लागू हुआ। हाँ, तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। यह अधिनियम राज्य में 1 नवंबर 2000 को ही लागू हुआ है, उसी दिन से प्रवृत्त माना जाता है। इस संबंध में अनुकूलन आदेश 18 जून 2001 को पारित हुआ। तो ये गलत है दोस्तों, अनुकूलन आदेश 18 जून को नहीं, 7 जून को, 7 जून को 2001 को जो है वो क्या हुआ था, पारित हुआ था। अनुकूलन आदेश का राजपत्र में प्रकाशन 7 जून 2001 को हुआ, बिल्कुल नहीं। राजपत्र में भाई जब ये पारित हुआ तभी प्रकाशन होगा, तो प्रकाशन कब हुआ, 18 जून 2001 को हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों इंटरचेंज है, डेट इसको याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर अनुकूलन आदेश का जो पारित हुआ है वो 7 जून 2001 को है और प्रकाशन जो हुआ है 18 जून 2001 को। इस अधिनियम में अब तक कुल 11 संशोधन हुए हैं। जी नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ये 11 संशोधन नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर सत्य कथन है पूछा है तो सत्य एक ही है और यही हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्तमान में प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या है, ठीक है। अब याद रखिएगा प्रश्न ढंग से पढ़ेंगे, यहां पर ग्राम की संख्या नहीं पूछ रहा है, ग्राम पंचायतों की संख्या पूछी जा रही है। तो ग्राम पंचायतों की संख्या, ये भी ग्राम पंचायतों की संख्या, ये ग्राम की संख्या, ये ग्राम पंचायत और ये ग्राम, ये कब का है, तो ये जनगणना जो 2011 की स्थिति में ये किसकी संख्या है, ग्राम पंचायत की। और ये भी 2011 में जो जनसंख्या है किसकी, ग्राम की। और हमको पूछा है ग्राम पंचायत वर्तमान में, तो ये वेबसाइट में अपडेटेड है दोस्तों, ये जो है वो वर्तमान हमारे ग्राम पंचायतों की क्या है, संख्या है 11,664 ग्राम पंचायतें वर्तमान में हमारे प्रदेश में है, ठीक है। और ये ग्राम, इतने ग्राम है वर्तमान में, ग्राम कितने हैं, 20,619, ठीक। तो इसे याद रखेंगे, इस प्रश्न के हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्लियर। आप इसके लिए इकोनॉमिक सर्वे देख सकते हैं, इसके अलावा आप वेबसाइट भी देख सकते हैं छत्तीसगढ़ ग्रामीण पंचायती राज संस्था ग्रामीण विकास विभाग की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 अनुच्छेद है और सूची 2 प्रावधान है। इसमें अधिनियम की धाराएं और जो सूची है उनसे संबंधित प्रश्न मिलेगा, अनुच्छेद से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए अनुच्छेद 243A, 243B, 243C, 243D क ख ग घ एक साथ दे दिया है, इसको मैच करना है। तो 243 आर्टिकल या अनुच्छेद 243 में दोस्तों आप सभी जानते हैं, जो नए बच्चे हैं वो नहीं जानते होंगे, पुराने सभी जानते हैं, उसमें जो है वो परिभाषा दी गई है
और 243 क में जो है वो ग्राम सभा का उल्लेख है, तो ये ग्राम सभा वाला हम मिला देते हैं, ठीक है। और 243 ख में जो है वो पंचायतों के गठन के संबंध में जो है वो बात कही गई है। और 243 सी या ग में कहें तो पंचायतों की संरचना दी गई है, और घ में सीटों का आरक्षण दिया गया है। तो क 4 वाला जो ऑप्शन होगा तो वही सही होगा, ए 4 वाला। अच्छा, ये उल्टा हो गया दोस्तों, है ना। यहाँ पर ब्रैकेट लगना चाहिए था और यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मान के चलिए कि ब्रैकेट दिया है और ये भी सी डी ऑप्शन है, ठीक। तो यहाँ पर किसका ए का मैचिंग होना चाहिए 4, तो इसमें 2 में मैचिंग है, इसमें भी 4 में है, इसमें भी 4 में है। तो हम ख का देख लेते हैं, ख का होना चाहिए 3। अब ख का 3 एक ही में है दोस्तों, बी, है ना, मतलब बी का 3 एक ही में है, और ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सी को भी मिला लीजिए, 1 आ गया, ठीक है, और 2 आ गया, ये भी ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर होगा वो ए होगा। क्या 243 का ग्राम सभा, 243 ग पंचायतों का गठन, 243 ग पंचायतों की संरचना, और 243 घ सीटों के आरक्षण के संबंध में बात करती है। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को प्रदान नहीं किया गया है। पंचायती राज जो संस्था है उसको प्रदान नहीं किया गया है। पहला देखिए, ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। ठीक है, क्या ये प्रदान किया गया है? बिल्कुल किया गया है, एकदम करेक्ट बात है। 1/3 सीट आरक्षित रहेंगी। पंचायती राज संस्थाओं को संसाधन हस्तांतरित करने के लिए राज्यों के द्वारा वित्त आयोग बनाया जाएगा। बिल्कुल, राज्यों को मस्ट है कि राज्य में वित्त आयोग का गठन किया जाए, ये भी बिल्कुल सही है। नीचे, यदि पंचायती राज के निकाय राज्य सरकार द्वारा भंग किए जाते हैं तो 6 महीने में चुनाव कराना होगा। बिल्कुल 6 महीने में चुनाव कराना होगा, ये भी दोस्तों प्रदान किया गया है। पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधि अयोग्य घोषित हो जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें हैं। तो इस प्रकार का कोई कंडीशन नहीं प्रदान किया गया है कि आपके 2 से अधिक बच्चे हैं तो आप जो है वो क्या हो जाएंगे, प्रतिनिधि अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा इसके अनुसार करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1989 में 64वां एवं 65वां संविधान विधेयक किस कारण से पारित नहीं हो सकता था, नहीं हो सका था, होना चाहिए। ठीक है, देखिए उस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी और राजीव गांधी जी की सरकार ने LM सिंघवी साहब की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए उस रिपोर्ट के आधार पर 64 एवं 65वां संविधान संशोधन विधेयक लाया था लोकसभा में। 64वां संविधान संशोधन विधेयक पंचायती राज के संबंध में था और 65वां नगर पालिकाओं के संबंध में था, परंतु ये पास नहीं हो सका था। क्यों नहीं हो सका था? क्योंकि नवंबर 89 में ही लोकसभा क्या हो गई थी, भंग हो गई थी। और चूंकि ये लोकसभा में ही रखा गया था और लोकसभा जैसे ही भंग हो जाती है उसके जो सारे पेंडिंग बिल हैं वो भी क्या हो जाते हैं, रद्द माने जाते हैं। ठीक है, तो ये लोकसभा भंग हो गई थी, इसी आधार पर जो है वो ये क्या हुआ, पारित नहीं हो सका था। तो ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही बताना है। देखिए, पंचायत समितियों के नाम और भारत से संबंधित प्रांतों के नाम। देखिए दोस्तों, हमारे भारत में अलग अलग जो है वो राज्यों में जो पंचायतों का नाम, और खासकर देखिए मध्य स्तर की पंचायत जिसको पंचायत समिति कहा जाता है, उसके नाम अलग अलग मिलते हैं। ठीक है, उसके नाम क्या मिलते हैं, अलग अलग मिलते हैं। तो वो कौन कौन से हैं ये हमको देखना है और कहां कहां पर रहता है, मैं पूरी लिस्ट भी आपको दिखा दूंगा। तो देखिए, पहला ए जनपद पंचायत। जनपद पंचायत जो है दोस्तों वो कहा जाता है मध्य प्रदेश में, 3 मध्य प्रदेश में। ठीक है,
जनपद पंचायत कहाँ कहा जाता है? मध्य प्रदेश में। पंचायत समितियों को या हम जो मध्यम स्तरीय पंचायत को जनपद पंचायत बोलते हैं, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत ही कहा जाता है। ठीक, और हम बात करें क्षेत्र पंचायत, तो क्षेत्र पंचायत कहा जाता है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। क्षेत्र पंचायत कहाँ कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में कहा जाता है। ठीक, और इसी के आधार पर देखें तो ए का 3 और बी का 4, ए का 3 और बी का 4 एक ही है, ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। वैसे भी 3 दिख रहा है तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। सी देखें तालुका परिषद 2 गुजरात में, तालुका परिषद बिल्कुल, और आंचलिक परिषद पश्चिम बंगाल में, तो यही इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, जनपद पंचायत कहा जाता है मध्य प्रदेश में, क्षेत्र पंचायत कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, तालुका परिषद कहा जाता है गुजरात में, और आंचलिक परिषद कहा जाता है पश्चिम बंगाल में। तो इस हिसाब से हम मैचिंग देखें, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, देखिए हम यहाँ पर थोड़ा इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत कहा जाता है, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत सेम मध्य प्रदेश में भी कहा जाता है, लेकिन हरियाणा में जो ब्लॉक स्तर की पंचायत है उसको पंचायत समिति कहते हैं, बाकी दो सेम है। हिमाचल प्रदेश में भी पंचायत समिति कहते हैं, झारखंड में भी पंचायत समिति कहते हैं, महाराष्ट्र में भी, और ये जितने भी है उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सब में ये मध्यम वर्गीय जो पंचायत स्तर है ब्लॉक स्तरीय उसको पंचायत समिति कहते हैं, केवल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को छोड़कर। बाकी ग्राम पंचायत और जिला पंचायत सेम है। ठीक है, इसको आप पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम में मिल जाएगा, ऐप्स में मिल जाएगा, तो ऐप आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए त्रिपुरा में भी पंचायत समिति, लेकिन आंध्र प्रदेश तेलंगाना में मंडल परिषद कहा जाता है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में जनपद पंचायत को, ब्लॉक स्तरीय पंचायत को मंडल परिषद कहा जाता है। गुजरात में दोस्तों इसी को तालुका परिषद कहते हैं, इससे प्रश्न पूछा गया था, याद रखना। और कर्नाटक में इसको तालुका परिषद कहते हैं। तो गुजरात और कर्नाटक में मध्य स्तरीय पंचायत को तालुका परिषद कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों अंचल समिति कहते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में अंचल, और पश्चिम बंगाल में आंचलिक पंचायत कहा जाता है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में अंचल समिति और पश्चिम बंगाल में आंचलिक पंचायत, और बिहार में इसको पंचायत संघ के नाम से हम जानते हैं। ठीक, असम में पंचायत समिति और तमिलनाडु में क्षेत्र पंचायत कहा जाता है। बाकी ग्राम पंचायत सभी जगह सेम है, केवल असम को छोड़कर, असम में गोन पंचायत कहते हैं इसको। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश में इसको मध्यवर्ती पंचायत कहा जाता है, या इसको हम अभी देखे थे क्षेत्र पंचायत भी बोल दिया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में देखें प्रखंड पंचायत कहते हैं, बाकी ग्राम पंचायत और जिला पंचायत सेम है। देखिए ये जो प्रश्न लिया गया था, इस पर प्रश्न में यही आंसर लिया गया है, ये प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है। इसमें क्षेत्र पंचायत कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में दिया गया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत की संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित वर्णित है? इस भाग के प्रावधानों के अनुसार गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर हर राज्य में पंचायतों को गठित किया जाएगा। ठीक है, तो पंचायतों के गठन के संबंधी प्रावधान हमने अभी देखा दोस्तों, ऑप्शन अनुच्छेद 243B में है, जिसमें पंचायतों का क्या है? गठन है। ठीक है, पंचायतों का गठन। ओके, ठीक, तो अनुच्छेद 243 में क्या है? ई में, तो ये पंचायतों के कार्यकाल से संबंधित है। ठीक है, कार्यकाल से अनुच्छेद 243 में, तो ये निर्वाचन से संबंधित है, परिवाचन के पंचायत के निर्वाचन से। ठीक, और जेड तो ये नगर पालिका में आ जाएगा दोस्तों। नगर पालिकाओं के लेखाओं की समपरीक्षा से संबंधित है। ठीक है,
तो यहाँ पर गठन की बात कर रही है तीनों स्तर पर, वो गठन की बात करती है अनुच्छेद 243B, और यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। आपको पूरे अनुच्छेद याद होने चाहिए, किस अनुच्छेद में कौन सा प्रावधान किया जा रहा है ये भी याद होना चाहिए। इसके अलावा धाराएं भी याद होनी चाहिए छत्तीसगढ़ की, क्योंकि अब प्रश्न जो है वो बहुत इजी वे में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रायपुर में पंचायती राज से संबंधित गोलमेज सम्मेलन की तिथि क्या थी? मई 2008, अप्रैल 2008, मार्च 2010 या जून 2004? तो दोस्तों इसका आंसर लिया गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जून 2004। ठीक है, जून 2004, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 की किस धारा में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाए जाने का प्रावधान है? ठीक है, तो ये पदाधिकारियों को वापस बुलाए जाने का प्रावधान देखिए धारा 35, ये जनपद पंचायत जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध क्या है दोस्तों, ये जनपद पंचायत के पदाधिकारियों के प्रति जो है ये अविश्वास प्रस्ताव है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में है, पदाधिकारियों के अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में है। ठीक, धारा 21 देखें तो धारा 21 में ये सरपंच और पंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव है। किसके? सरपंच और पंच का क्या है, ये अविश्वास प्रस्ताव है। 21 का है पदाधिकारियों को वापस बुलाना, ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाना, यही इसका आंसर होगा। और 40 जो है वो पदाधिकारियों को पद से हटाए जाने का प्रावधान है, हटाया जाना। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा। धारा 35 जनपद स्तर में पंचायत के पदाधिकारियों का जो है वो अविश्वास प्रस्ताव है। धारा 21 में सरपंच और पंच के प्रति जो अविश्वास प्रस्ताव है उसका उल्लेख है। धारा 21 का में जो है वो ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाना है, और धारा 40 में उनको हटाए जाने के संबंध में प्रावधान किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, तो अब भी हमने पढ़ा, बाकी सबको नहीं जानते तो धारा 40 आप जानते हैं क्या है, पंचायत के पदधारियों को पद से हटाना। तो ये तो बिल्कुल आप यहीं से लगा लीजिए, पंचायत के पदाधिकारियों को पद से हटाना। और उससे जस्ट पहले दोस्तों निलंबन की बात करता है, तो 39 क्या हो जाएगा, पंचायत के पदाधिकारियों का निलंबन। और धारा 38 में रिक्तियों का भरा जाना है। ठीक है, धारा 38 में क्या है, रिक्तियों का भरा जाना। और धारा 37 कहता है दोस्तों पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र। तो ये हो गया इसका सही क्रम। तो 1 का क्या हो जाएगा, डी, तो इसमें उल्टा दिया है डी का 1, ये डी का 1 आपको दिख रहा है और एक ही आंसर है। और वैसे ही सी का क्या हो जाएगा, 2, सी का हो गया ये 2। ठीक है, ये, और बी का हो जाएगा 4, बी का ये 4। ठीक है, और ए का 3 होना ही होना है, तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आपको पूरी धाराएं 132 धाराएं यदि याद नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उसमें से कोई भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, हालांकि इसमें पंचायतों के संबंध में उसके पदाधिकारियों को हटाना, वापस बुलाना, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, इन्हीं में से जो है वो प्रश्न अधिक पूछे गए हैं, परंतु ऐसा जरूरी नहीं है कि आगे भी आपसे सेम प्रश्न पूछा जाए। तो आपको हर प्रश्न के लिए क्या रहना है, प्रिपेयर रहना है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, ग्राम सभा की परिभाषा के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी खाली स्थान से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा है। तो देखिए, ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी, यहां पर आएगा दोस्तों आदर्श ग्राम, वन ग्राम, राजस्व ग्राम, अनुसूचित ग्राम। तो आपने बहुत ढंग से पढ़ रखा है, एक वन ग्राम और दूसरा राजस्व ग्राम। ठीक है, एक वन ग्राम और दूसरा क्या आएगा, राजस्व ग्राम से संबंधित
निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा कहलाता है। ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और आप जानते हैं दोस्तों, कोई भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन, इन सभी के जो है वयस्क मतदाता, ठीक है, वयस्क मतदाताओं से मिलकर जो बनने वाला निकाय है, ठीक है, वयस्क जिनका गांव ग्राम पंचायत से संबंधित निर्वाचन नामावली में जिसका नाम दर्ज है, उनसे बनने वाला निकाय जो है वो क्या कहलाता है? ग्राम सभा कहलाता है। इस बात को ढंग से याद रखेंगे। हर ग्राम का जो है वो वयस्क व्यक्ति जो निर्वाचन नामावली में जिसका नाम दर्ज है वो ग्राम सभा का सदस्य होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 11। इससे पहले दोस्तों एक जरूरी सूचना आपके लिए कि गुरुकुल एकेडमी में इस एडीओ के लिए दोस्तों बहुत कम फीस पर जो है वो कोर्स चलाई जा रही है, जिसमें पूरे वीडियो क्लासेस आपको मिलेंगे। ठीक है, वीडियो क्लासेस मिलेंगे जिसमें पूरे पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, जिसमें फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा। ठीक, और ये जो है वो पूरा अपडेटेड नोट्स है दोस्तों। आज तक की डेट में जितने भी अपडेट नोट्स हैं वो दिए जा रहे हैं। यदि आप क्लास देखेंगे तो आपको बहुत ढंग से समझ में आ जाएगा। और ये मात्र 1000 रुपए में आपको दिया जा रहा है। 50% ऑफ है अभी। किसी भी बच्चे को यदि ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जानते हैं, उसमें ऐप का लिंक है। उस ऐप लिंक में जैसे ही रजिस्टर करेंगे आपको जो है वो कोर्स का लिंक दिख जाएगा और वहां पर जाकर आप उसको परचेज कर सकते हैं। और कोई भी दुविधा होती है, आपको कोई भी परेशानी होती है, तो इस नंबर पर जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है 9111949522, इस पर आप कॉल कर लीजिए, है ना। अगर कॉल नहीं कर रहे हैं, व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर लीजिए। ठीक है, जो आपको सुविधा लगे कर लीजिए। लेकिन यदि आप तैयारी करना चाहते हैं और उच्च गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के साथ तैयारी करना चाहते हैं, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम जो है वो बहुत मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। नीचे आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, जो क्लासेस हैं उन क्लासेस को आप देखेंगे तो आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यदि आप सुरक्षित करना चाहते हैं अपना सीट तो बहुत अच्छा और सुनहरा अवसर है, क्योंकि एग्जाम जरूर होगा दोस्तों। आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए और जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए। या आप कहीं से भी पढ़ना चाहते हो तो वहां ज्वाइन कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये सुनहरा अवसर है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा है। ये अभी तो हम लोगों ने देखा, ग्राम सभा की सही परिभाषा राज्यपाल द्वारा विनिर्दिष्ट स्तर ग्रामीण क्षेत्र के अनुच्छेद 243 के अधीन गठित स्वायत्त शासन की एक संस्था, पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र या ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट कृषि ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय। इस प्रकार का जब प्रश्न आता है तो कई लोग भयभीत हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बहुत स्पष्ट है कि ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल जो है वो ग्राम को विनिर्दिष्ट करेगा और ग्राम सभा को नहीं। राज्यपाल द्वारा जो इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु ग्राम को जो है वो अधिसूचित करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 243 के अधीन गठित, ये पंचायतों की गठन की बात करता है, न कि ग्राम सभा की, तो ये भी खारिज हो जाएगा। और पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र, तो ये तो किसी एंगल से लगेगा ही नहीं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और आपको भली भांति इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम का अर्थ क्या है। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट, यही एक इकलौता सही आंसर दिख रहा है। बाकी कलेक्टर कुछ नहीं कर सकता, आयुक्त के द्वारा भी नहीं होगा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा भी नहीं होगा। राज्यपाल द्वारा, मैंने अभी बताया इससे पहले स्लाइड में कि राज्यपाल लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट करेंगे इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि
एक ग्राम में दोस्तों राज्यपाल जब अधिसूचित करते हैं तो एक ही गांव उसके अंतर्गत नहीं आता, ग्राम के अंतर्गत 2-3 गांव का समूह भी हो सकता है। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ग्राम सभा के सदस्य रूप में कौन पंजीकृत हो सकता है? समस्त वयस्क पुरुष, समस्त वयस्क स्त्रियां, ग्राम में रहने वाले सभी व्यक्ति, या ग्राम में रहने वाला व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचन नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए अर्हता रखता है। ठीक है, तो ये जो आंसर देखिए, अब इसमें आपको भ्रमित करेगा कि समस्त वयस्क पुरुष, समस्त वयस्क स्त्रियां भी सही हैं और ग्राम में रहने वाले सभी व्यक्ति, ये गलत है ना। तो यहाँ पर आपको उचित आंसर का चुनाव करना है, उचित उत्तर। और उचित उत्तर ये होगा कि ग्राम में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति विधानसभा निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए अर्हता रखता हो। अब अर्हता वही रखेगा चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो जो वयस्क हो, और किसी भी प्रकार से उसको जो है वो निर्हर ना किया गया हो शासन के द्वारा। तो वो उचित आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा दोस्तों। इसको बहुत ढंग से आपको समझना है। यदि वह वयस्क पुरुष है और उसको निर्हर कर दिया, किसी अपराध में दोषी पाया गया और 5 साल की सजा उसको हो गई है, या वो 5 साल की सजा से अभी अभी छूट कर आया है, तो ऐसी स्थिति में वो शासन द्वारा निर्हर है, तो वो जो है वो पंजीकृत किए जाने के योग्य नहीं होगा। तो इस बात को बहुत ढंग से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें किसी ग्राम सभा की गणपूर्ति के विषय में सही क्या है। देखिए ग्राम सभा की गणपूर्ति, ग्राम सभा की बात की जा रही है, पंचायत की नहीं। ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10, बिल्कुल सही बात है। ग्राम सभा की कुल संख्या का कितना होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए। ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/3, 1/10 बोल दिया तो कुल संख्या का 1/2, ये भी गलत है। ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/10 महिला, ये भी गलत है। ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/3 महिला होना चाहिए, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक, ग्राम सभा के कुल सदस्य जो हैं, ठीक, कुल सदस्य, इन कुल सदस्यों का कितना? 1/10 होगा इसका कोरम, और इस 1/10 में 1/3 क्या होना चाहिए? महिला होना चाहिए। तो 1 सही है, 5 सही है, बाकी गलत है। ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/2 महिला गलत। सरपंच और पंच गणपूर्ति के लिए जवाबदेही होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1, 5 और 7 सही है। इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, तो 1, 5 और 7 सही है। तो 1, 5 और 7 ऑप्शन डी हमारा जो है दोस्तों वो करेक्ट आंसर होगा, 1, 5 और 7। क्लियर? मेरे ख्याल से आप लोगों का पूरी तरह से क्लियर है। यहाँ पर यदि आपको दिख नहीं रहा होगा ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी में बता देता हूं, 1, 5 और 7 ऑप्शन डी वाला है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति उपस्थित नहीं है तो क्या होगा? ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाएगी। ग्राम सभा की बैठक निर्धारित अनुसूची के अनुसार होगी। ग्राम सभा महत्वपूर्ण मामलों पर विचार नहीं करेगी। यह जनपद जिला कलेक्टर को सूचित किया जाएगा। कोई इशू नहीं है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ग्राम सभा की बैठक यदि स्थगित हो जाती है, कब होगी? जब गणपूर्ति नहीं है, तो ग्राम सभा की बैठक क्या हो जाएगी? अध्यक्ष जो है उसको स्थगित कर देगा, और अध्यक्ष जो है वो आगामी ऐसी तारीख और वो जो है समय निर्धारित करेगा जिसमें अगली बैठक होगी। ठीक है, वो विहित प्रारूप में सब लोगों को सूचना भी दे देगा। कौन? अध्यक्ष। ठीक, लेकिन जो स्थगित होने के बाद जो बैठक होगी उसमें किसी भी नए विषय पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, वार्षिक कार्य योजना है, वार्षिक बजट है, लाभार्थी हितग्राहियों का या लाभार्थियों का चयन है, इस प्रकार के जो हैं लेखा व संपरीक्षक रिपोर्ट है, इन सभी पर भी चर्चा नहीं की जाती है। तो ये ग्राम सभा की बैठक के संबंध में आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, क्लियर? चलिए दोस्तों, तो ये था आज का हमारा सेशन। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। ये PYQ भी था और कुछ नए प्रश्न भी हमने डाले थे। इसी प्रकार से आपकी पूरी तैयारी हमारे द्वारा करवा दी जाएगी। आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखेंगे। यदि वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा।
कोई आपका सुझाव है तो बिल्कुल आप लिख दीजिएगा और बने रहिएगा और व्यस्तता के साथ तैयारी करिए, कंसंट्रेशन के साथ तैयारी करिए, आपका चयन निश्चित ही श्योर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।